अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के पास्ट पेपर्स में 2015 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था, जो कि था न्यूमेरिकल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ डज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैव वन थर्ड ऑफ द वैल्यू दैट इट हैज़ ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ से कितने डिस्टेंस पे चले जाएं, लेकिन उस डिस्टेंस को सेंटर ऑफ अर्थ से नापना है, जहाँ की जो वैल्यू ऑफ जी है वो वन थर्ड हो जाए उस वैल्यू के जो वैल्यू होती है सरफेस पर। डेटा बना लेते हैं। देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हमें पता करना है, और वैसे जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ सरफेस तक का वो आर ई होता है। फिलहाल हम उसको कर देते हैं आर ई प्राइम, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हाइट पर जाएंगे, डिफरेंट डिस्टेंस आएगा, तो उसको हमने आर ई प्राइम कर दिया है। और द वैल्यू ऑफ जी एट आर ई प्राइम, आर ई प्राइम पर क्या होगी वैल्यू ऑफ जी, तो उसको जी प्राइम का नाम दे दिया, और वो हो जाएगा बराबर 1/3 जी के। ये हो गया हमारा डेटा। नाउ अब हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर के। ये एक्चुअल फार्मूला है जी का। बट क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस से रिलेटेड चीज़ मालूम करनी है, तो रेडियस को अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाय जी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये तो जो आंसर हमारे पास आया ना, ये आया है ऑन द सरफेस का। अब हम चाहते हैं फॉर्मूला हमें मिले एट सर्टेन हाइट, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से कुछ और ऊपर जाके। तो क्या डिफरेंस आएगा, आर ई की जगह पे हम लिख देंगे आर ई प्राइम। तो अगर आर ई प्राइम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो फॉर्मूला जी डैश के लिए होगा वो जी डैश बनेगा यहाँ पर। उसी तरीके से हम आर ई प्राइम की वैल्यू को अगर अलग करना चाहें, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि जी प्राइम की जगह पर जी प्राइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि 1/3 टाइम्स जी गिवन थी। ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन के अंदर 1/3 टाइम्स जी गिवन थी, तो उसको पुट कर दिया। अच्छा, अभी क्या करेंगे, आर ई स्क्वायर को अलग करेंगे, तो आर ई स्क्वायर इधर आकर अलग होगा, 3 इस तरफ जाके होगा मल्टीप्लाई, और जी हो जाएगा जाके डिवाइड। तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा बनेगा, 3 कैपिटल जी एम ई ओवर जी। अच्छा, अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है ना, कैपिटल जी एम ई ओवर जी, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है, ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं इन इक्वेशन नंबर 1, और ये खुद बराबर है आर ई के स्क्वायर के। तो इसको हम कर देंगे कि आर ई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर ई का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू की जगह पे आर ई का स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि हमें स्क्वायर तो मालूम करना नहीं था, हमें आर ई प्राइम मालूम करना था, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी, तो स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ आर ई। वैसे तो यहाँ तक भी आंसर लिखा जा सकता है, बट क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए आर ई प्राइम की, तो फिर हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू यानी कि 1.73 इंटू आर ई की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 10 रेज टू द पावर 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.03 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स। रिजल्ट भी इसी तरह से मेंशन कर देंगे कि इतनी हाइट पर जाने के बाद जो वैल्यू ऑफ जी है वो वन थर्ड हो जाएगी उस वैल्यू का, जो कि होती है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। एक 80 किलोग्राम का शख्स है जो कि एक हिल के ऊपर चढ़ता है, और उसकी हाइट 3 मीटर है, और ऐसा काम वो करता है इन 2 सेकेंड। तो क्या होगी उसकी एवरेज पावर आउटपुट। पावर फाइंड करनी है हमें, और ये 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है। मास ऑफ पर्सन गिवन है m यानी कि 80 kg, हाइट गिवन है 3 मीटर, टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स, और हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज पावर। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, वर्क डन जो करेगा वो शख्स, उससे उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वो एक हाइट पर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जितना भी वो वर्क करेगा वो बनेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क डन की जगह पे हम लिखेंगे mgh। mgh यानी कि जो वर्क डन करेगा उससे वो सारा का सारा वर्क डन कन्वर्ट होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, तो सारी वैल्यूज़ हमें मालूम ही है। एम की जगह पे 80, जी 9.8, हाइट 3 मीटर्स, टाइम 2 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 2352 डिवाइड बाई 2। तो आंसर आ जाएगा 1176 वाट। तो यही होगी उसकी पावर आउटपुट, 1176 वाट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। एक कार है जो कि इमिट कर रही है नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 490 हर्ट्स। इफ़ द कार अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर, जो कार है वो अप्रोच कर रही है एक स्टेशनरी लिसनर के करीब, और उसकी स्पीड है 55 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय द लिसनर, लिसनर क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। टेक द स्पीड ऑफ साउंड एज 334 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड भी हमें गिवन है।
अच्छा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ से शो करते हैं 490 हर्ट्स। स्पीड ऑफ कार जो कि सोर्स है जिसमें से साउंड एमिट हो रहा है, सो वी एस 55 किलोमीटर्स पर आवर, और इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, ये आ जाएगा 15.27 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में इस वैसे कन्वर्ट किया है क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी मीटर पर सेकंड में, बस यूनिट सेम होना चाहिए। तो या तो आप जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते, या फिर हमने जैसे किया सोर्स को किलोमीटर पर आवर से हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। और हमें फाइंड करनी है उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड की, जो कि एफ डैश या एफ प्राइम है। स्पीड ऑफ साउंड इतना ही है, 334 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब हमें मालूम है इन डॉपलर्स इफेक्ट, जब सोर्स मूव करती है टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी लिसनर, तो एफ डैश बराबर होता है वी डिवाइड बाय वी माइनस वी एस। सोर्स मूव कर रही है और लिसनर जो है वो स्टेशनरी है, लिसनर स्टेशनरी है, सो एफ डैश या एफ प्राइम बराबर होता है वी डिवाइड बाय वी माइनस वी एस इंटू एफ। और सारी वैल्यूज़ गिवन ही है, पुट करना है सिर्फ 334 डिवाइड बाय 334 माइनस 15.27 जो कि हमने कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 513.4 हर्ट्स। और करीब जाते वक्त फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही है, और आप देख लो 490 से बढ़ के हो गई 513.4 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ फोर्स फील्ड, एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3,2,-6 और दूसरे पॉइंट पर जा रहा है 14,13,9 तक। जब उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है 4i प्लस जे प्लस 3k, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। डेटा सेम बनेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स में सॉल्व करते हैं। सो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है, तो हम इसको लिखेंगे 3i प्लस 2j माइनस 6k। और इसी तरीके से 14, 13 और 9 को लिखेंगे 14i प्लस 13j प्लस का 9k। और फोर्स F इज इक्वल टू F, तो ये हो जाएगा 4i प्लस जे प्लस 3k। और हमें फाइंड करनी है वर्क डन की वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, हमें दो पोजीशन वेक्टर्स तो पता है बट हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। तो सबसे पहले इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमने क्या किया, R2 माइनस R1। सो 14i यानी कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को हमने माइनस करा, 14i प्लस 13j प्लस 9k माइनस, और ब्रैकेट लाजमी लगाना ताकि साइन मल्टीप्लाई करना याद रहे। सो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का 3i, माइनस प्लस माइनस का 2j और माइनस माइनस प्लस का 6k, i में i, j में j एंड k में k। तो आंसर आ जाएगा 14 माइनस 3 11, 13 माइनस 2 भी 11 और 9 प्लस 6 ये हो जाएगा 15k। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गई है तो वैल्यू को हम रख सकते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो एफ डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करते हैं इजी फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए हम क्या करते हैं, आई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, जे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और के वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो हो जाएगा 4 इंटू 11 44, 1 इंटू 11 11 और 3 इंटू 15 ये हो जाएगा 45। तो 44 प्लस 11 प्लस 45 ये बराबर होता है 100 यूनिट्स के। वैसे तो जूल भी आ सकता है यहाँ पे, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं थे यूनिट्स, तो हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया यूनिट। सो वर्क डन इज 100 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, ये हमारी बुक की एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। एक लड़का जिसका मास गिवन है 100 किलोग्राम, जब वो रेस्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड एट द इक्वेटर, और इक्वेटर पे जो रेडियस है आर ई अर्थ का वो 6.4 10 रेज टू द पावर 6 मीटर है। तो हमें कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हमें मास ऑफ बॉय गिवन है 100, अर्थ का रेडियस गिवन है 6.4 एक्सपोनेंट 6, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही होगी वो भी हमें फाइंड करनी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर हमने कैपिटल आर यानी कि वही रेडियस ऑफ अर्थ लिया हुआ है। अच्छा, ओमेगा खुद बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। 2 पाई ओवर टी का मतलब क्या हो गया, ये जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है। एक रोटेशन के लिए एंगल थीटा ओवर टी होना चाहिए ना, तो एंगल कितना बनता है 2 पाई फॉर वन रोटेशन, और वन रोटेशन का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है जिसे हम शो करते हैं कैपिटल टी से। तो चैप्टर नंबर 8 में ओमेगा का ये फॉर्मूला ड्राइव भी किया है हमने।
तो ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ए सी इज इक्वल टू आर 2 पाई/t का होल स्क्वायर। तो फिलहाल देखो आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करेंगे 6.4 एक्सपोनेंट 6 जो गिवन थी, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और पाई 3.14 का स्क्वायर। अच्छा, अर्थ का अपना एक जो रोटेशन है वो मुकम्मल होने में टाइम लगता है 1 डे, और 1 डे का मतलब हो जाता है कितना, 1 डे का मतलब है उसके अंदर होते हैं 24 आवर्स। सो 24 आवर्स, अच्छा उसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में। हर एक आर के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, सो 24 इंटू 60, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, क्योंकि ऐसा यूनिट तो सेकेंड ही है। सो 24 इंटू 60 ये होता है 86,400। इस वजह से टाइम हम पुट करेंगे वो सेकेंड वाला पुट करेंगे, यानी कि वन रोटेशन जो अर्थ की है वो 1 डे में होती है, 1 डे में 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। सो 86,400 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करनी है, ऐसी आ जाएगा 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गई है तो सेंटीमीटर फोर्स मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, F इजिकल टू एम ए। सो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, मास हमें गिवन था 100, ए सी 0.034, तो आंसर आ जाएगा 3.4 न्यूटन। की अब ये बात याद रखो कि मास अगर चेंज हो भी जाए तो सिर्फ फोर्स का डिफरेंस आएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो इतनी ही आएगी, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है और टाइम जिसमें वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है यानी कि 86,400 वो भी कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12। दो साइड्स हैं ट्राइंगल की जो कि फॉर्म हो रही हैं विद वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है। दो वेक्टर्स गिवन है, 3i प्लस 6j माइनस 2k, 4i माइनस जे प्लस 3k, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फाइंड करने का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा से शो कर रहे हैं, ये होता है 1/2 और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैसे तो जो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, और उसी का हाफ कर दें तो हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा, पहले a क्रॉस b निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। a क्रॉस b फाइंड करने का तरीक़ाकार, पहले वाले कॉलम में i j k, फिर ये देखते हैं कि पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, पहले ये लिखा है तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आई के साथ 3 आ गया, जे के साथ 6 आ गया और के के साथ आ गया माइनस का 2। इस वजह से यहाँ पे 3 6 माइनस 2, और फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 -1 और 3। अच्छा, सिंप्लीफाई करने का तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले हम आई को सेलेक्ट करते हैं, और जब हम आई को सेलेक्ट करते हैं तो आई का रॉ और आई का कॉलम छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ बची हैं उसको लिख लेते हैं, यानी कि 6 -2 1 और 3। फिर जब हम जे को सेलेक्ट करते हैं तो जे की रॉ और जे का कॉलम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या क्या बचता है, 3 -2 4 और 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 -2 4 और 3, और ऑल्टरनेट साइन के साथ आता है, तो आई के साथ प्लस, जे के साथ माइनस और के साथ प्लस। सिमिलरली जब के को सेलेक्ट किया तो के की रॉ और के का कॉलम छोड़ दिया तो 3 6 4 -1 यहाँ पर आ गया। सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो a मल्टीप्लाई होता है d से, बीच में माइनस का साइन आता है, और फिर b मल्टीप्लाई होता है c से। a को d से करना है, b को c से करना है, और बीच में माइनस का साइन आता है। सबसे पहले 3 6 ये हो गया 18, दरमियान में माइनस का साइन आया, और फिर 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2। ये जो माइनस आ रहा है ये दरमियान में फॉर्मूले का आ रहा है, माइनस का j, फिर 3 3 9, और फिर 2 4 8, माइनस का 8 आएगा तो माइनस जो दरमियान में होगा उसकी वजह से प्लस का 8 हो जाएगा। सिमिलरली 3 इंटू -1 -3, और फिर माइनस फार्मूले वाला, सो 6 इंटू 4 ये हो जाएगा 24। 18 -2 16 आई, 8 + 9 17 होते हैं, बाहर के माइनस की वजह से माइनस का 17 जे, और -3 -24 ये हो जाएगा माइनस का 27 के। नाउ इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर, स्क्वायर्स करना है, ऐड करना है, रूट लेना है, आंसर आएगा 35.7। अब क्योंकि हमारे पास a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ गया है तो सिर्फ इसको हाफ करना है। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, 35.7 डिवाइड बाई 2, 17.85 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13।
एक 100 ग्राम की बुलेट है, उसको फायर किया गया है एक 10 किलोग्राम की गन से और स्पीड है 1000 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन? उस गन का जो रिकॉइल होगा वो वापस आएगी, उसकी स्पीड हमें पता करनी है। गन से जब भी हम फायर करते हैं तो हम देखते हैं उस गन में एक जर्क होता है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उसी को रिकॉइल कहता है और उसी रिकॉइल की हमें स्पीड फाइंड करनी है। वैसे हमारे बुक का न्यूमेरिकल है मास ऑफ बुलेट M1 100 ग्राम डिवाइड बाय 1000 0.1 किलोग्राम, मास ऑफ गन 10 kg है, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट भी ज़ीरो है, बुलेट भी रुकी हुई है, इनिशियल स्पीड ऑफ गन गन भी रुकी हुई है ज़ीरो। फाइनल स्पीड ऑफ द बुलेट हमें गिवन है क्योंकि जब टकराया, जब हैमर जो गन का था वो टकराया बुलेट से, तो उसके बाद बुलेट में कुछ स्पीड में चेंज आया और वो हो गई 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे कोलिजन हुआ है गन के अंदर मौजूद हैमर और बुलेट का, जिसकी वजह से बुलेट आगे की तरफ चली गई 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और जो हैमर टकराया था जो उस गन के अंदर था तो गन पीछे की तरफ वापस जाएगी, यानी कि रिकॉइल करेगी, जिसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। 0.1 इंटू ज़ीरो 10 इंटू ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल लॉस्टिस तो दोनों की ज़ीरो हैं। अच्छा 0.1 इंटू बुलेट की स्पीड फाइनल हो गई 1000 और जो गन है उसका रिकॉइल हमें पता करना है, यानी कि V2 हमें फाइंड करना है। ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएंगे ज़ीरो ही आएगा और 0.1 इंटू 1000 ये आ जाएगा 100। ज़ीरो प्लस ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, माइनस का 100 दूसरी तरफ जाके प्लस का 100 सॉरी दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 100 और फिर 10 उसके साथ जाके हो जाएगा डिवाइड, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। सो V2 का आंसर आ जाएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस का साइन जाहिर कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं। सो द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिकॉइल की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14, ये भी बुक का ही न्यूमेरिकल है। एक बॉडी जो कि हैंग हो रही है, फ्रंट ऑफ अ स्प्रिंग इज सेट इनटू मोशन एंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी 0.5 सेकेंड। जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो 0.5 सेकेंड है। आफ्टर द बॉडी हैज़ कम टू रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में आ गई तो उसको हमने रिमूव कर दिया, तो स्प्रिंग कितना शॉर्टर हो जाएगा जब वो रेस्ट में आया। तो बात ये है कि हम ये भी कह सकते थे, ये भी पूछ सकते थे कि भाई जब हमने ऑब्जेक्ट को हैंग किया तो वो कितना स्ट्रेच हो गया, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं बॉडी को रिमूव कर दिया तो कितना शॉर्ट हो गया। बात एक ही है, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सो द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 0.5 सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। बाय फिगर इस बात को समझो, स्प्रिंग यहाँ तक का था, ठीक है, हमने क्या करा, हमने उस पर इस बॉडी को हैंग कर दिया, तो बॉडी को हैंग करने की वजह से उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करी और फिर वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी, और उस वाइब्रेशन की जो टाइम पीरियड है वो हमें गिवन है। जैसे ही हम बॉडी को रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। तो सवाल ये है कि वो कितना शॉर्ट हो जाएगा, या फिर वो ये भी कह सकते थे कि कितना डिस्प्लेस हो जाएगा जब हमने इस बॉडी को हैंग किया था। इसी वजह से मैंने बताया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बोला शॉर्टर विल द स्प्रिंग, हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट ही है। सो ये जो केस है हमारा SHM का केस 1 है, जिसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k। रुकना पड़ेगा, वजह ये कि ना हमें m पता है ना हमें k पता है। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ हमें मालूम करनी है x, वो भी तो इस फॉर्मूले में नहीं है, उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F बराबर होता है kx के, और फिलहाल जो फोर्स है जो कि इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ मूव करवा रही है वो है उस बॉडी का वेट। इस वजह से हम F की जगह पे W लिखेंगे। सो W इज इक्वल टू kx, और W क्योंकि खुद बराबर होता है mg के, तो mg बराबर आ जाएगा kx के। अब इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि ये जो m/k लिखा है ना, ये किसी तरीके से बना लो। तो m तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, k को इस तरफ भेज देते हैं, k को इस तरफ भेजेंगे तो m/k हो जाएगा, और g को इस तरफ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x/g। तो हमारे पास m/k का आंसर आ जाएगा x/g के बराबर, और फिर इसी m/k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π√x/g। नाउ जो चीज़ हमें फाइंड करनी है स्क्वायर रूट के अंदर है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, t² इज इक्वल टू 4π² x/g। रीअरेंज करो क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, और रीअरेंज करने के बाद ये हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, g जाके होगा उस तरफ मल्टीप्लाई 0.5 के स्क्वायर के साथ, और 4 और 3.14 का जो स्क्वायर है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो 0.5 का स्क्वायर इंटू 9.8 एंड 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, कैलकुलेटर में डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 0.06 मीटर्स। सो जब हम रिमूव करेंगे
उस बॉडी को, तो स्प्रिंग शॉर्ट हो जाएगा 0.06 मीटर्स, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15, पैरेलल बीम ऑफ एक्स रेज डिफ्रैक्ट हुई हैं विद द रॉक सॉल्ट क्रिस्टल, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हुई हैं। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम हमें मिला जब ग्लांसिंग एंगल था 6 डिग्रीज एंड 5 मिनट्स। एंगल गिवन है और एंगल का तरीक़ेकार ये भी होता है, अगर एंगल माइनर से माइनर एंगल बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो तो हम मिनट्स में भी मेजर करते हैं। सो 6 डिग्रीज एंड 5 मिनट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल, जो एटॉमिक प्लेन्स हैं रॉक सॉल्ट क्रिस्टल के, उनके दरमियान का डिस्टेंस गिवन है 2.81 x-10 मीटर। कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज। ऑर्डर एम से शो होता है। अच्छा, ग्लांसिंग एंगल डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मिनट्स को। सो याद रखिए 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट्स। सो हम सबसे पहले इन मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 60 तो आ जाएगा 0.083 और फिर उसको 6 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6.083 डिग्रीज। मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट किया और फिर ऐड कर दिया तो 6.083 डिग्रीज आ गया। और अगर आप ये कन्वर्जन नहीं करना चाहते तो मैं भी कैलकुलेटर से डायरेक्टली समझा दूंगा कि आप कैलकुलेटर में ये वाली वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। डिग्रीज और मिनट्स को डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर कैसे रखा जाता है वो अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर मैं समझा दूंगा। डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स डी से शो होता है 2.81 (10 मीटर्स और हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रेग्स लॉ एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। रीअरेंज करना है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू को अलग करना है तो 2d साइन थीटा ओवर m आ जाएगा। तो 2 एज इट इज़, d की वैल्यू 2.81 (10 और साइन 6.083 और m की वैल्यू जो कि अपॉन के अंदर आएगी यहाँ पर, वहाँ पर आ जाएगा m। ठीक है ना, m को अलग करेंगे तो m यहाँ पे आगे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा अपॉन में 1 आएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.96 10⁻⁻10 मीटर्स। ये है वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। बट जैसे कि मैंने कहा था, मैं समझा देता हूँ कि कैलकुलेटर के अंदर इसकी वैल्यू को कैसे पुट करेंगे। देखो, आप लोग के कैलकुलेटर के अंदर ये एक बटन नज़र आएगा जहाँ पे कुछ कॉमा या डिग्री टाइप कुछ बना हुआ है। एक्चुअली ये मिनट्स और सेकंड्स को पुट करने के लिए ही होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे साइन, फिर आप क्या करें कि जितना भी एंगल आपने रखना है वो आप रख दो। ठीक है, ये है 6 के साथ इसी बटन को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा डिग्री। ठीक है, ये वाला बटन जो है वो डिग्रीज का बटन है। अच्छा, फिर क्या है, फिर जितने मिनट्स हैं वो लिखो, मिनट्स हैं 5 और फिर इसी बटन को दोबारा प्रेस कर दो तो वो उसको कंसिडर कर लेगा एज मिनट्स। और फिर आप इक्वल करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा साइन का आंसर आ जाएगा जो कि 6.083 का आंसर था। सेम वही का वही आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर भी इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। So the wavelength of X-rays will be 5.96 exponent minus 10 meters.